हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था बैकलॉग का 21 जनवरी का, उसका हम लोग देखेंगे पेपर 1, जो कि जनरल जीएस जीके और साइंस से संबंधित रहता है। पेपर 1 आने वाले कोई भी एग्ज़ाम के लिए ये अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। साथ में ही अभी जो झारखंड का एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो आने वाला है, जो 28 जनवरी और 4 फरवरी को होगा, जेएसएससी सीजीएल या फिर जेपीएससी 11 जेपीएससी का जो प्रीलिम्स होगा, उसके लिए भी एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। इससे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस अनुसार से और कितना डीपली पूछता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व काल क्या है? फ्रेंड, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड नहीं पूछा है, ये मैच्योर पीरियड कब है वो पूछा है। तो यहाँ पे मैच्योर पीरियड में जाएगा 2600 से 1900 ईसा पूर्व। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का एक्चुअल टाइम पीरियड पूछता तो फिर वह होता 2500 से 1750 ईसा पूर्व। लेकिन यहाँ पे मैच्योर फेज पूछा है तो वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2600 से 1900 ईसा पूर्व। दूसरा, कौन सा वेद श्याम एवं शुक्ल के रूप में विभाजित है? तो श्याम और शुक्ल के रूप में जो विभाजित वेद है वह है अजुर्वेद, यानी ऑप्शन बी। तीसरा, श्रवकायन शब्द किस बौद्ध धर्म का के रूप का प्रतिनिधित्व करता है? तो श्रवकायन शब्द जो है वह महायान बौद्ध का प्रतिनिधित्व करता है, यानी तीसरा का बी। चौथा, ग्रेट एलेक्ट यानी महासम्मत का सिद्धांत जो भारतीय इतिहास के प्राचीन युग में प्रचलित था, उसकी समानता किससे देखी जा सकती है? तो ग्रेट इलेक्ट जो सिद्धांत था, ग्रेट इलेक्ट थ्योरी, उससे हम लोग सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत देख सकते हैं, समानता, यानी ऑप्शन ए। 5, महाभारत में रामायण की संतत्व की घोषणा कब की गई थी? तो महाभारत एवं रामायण की संतत्व की घोषणा जो की गई थी वह गुप्त काल में की गई थी। राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद किसके समय हुआ था? तो राजतरंगिणी का जो फारसी अनुवाद हुआ था वह अकबर के काल में हुआ था। दिल्ली का कुतुब मीनार किससे समर्पित है? तो कुतुब मीनार जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, लेकिन ये सूफी संत बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। तो ये यहाँ पूछा कुतुब मीनार किसे समर्पित है? तो जो समर्पित है वह सूफी संत बख्तियार काकी हो जाएगा, यानी 7 का ऑप्शन बी। कर्नाट राज्य किस साम्राज्य का दूसरा नाम था? तो विजयनगर साम्राज्य का दूसरा नाम कर्नाट राज्य था। शेरशाह द्वारा चलाया गया दाम मुद्रा क्या था? तो शेरशाह द्वारा चलाया गया दाम मुद्रा वह तांबा मुद्रा था, यानी ऑप्शन सी। अपने उच्चतम विस्तार के समय मुगल साम्राज्य की सुदूर दक्षिणी सीमा कहाँ तक थी? तो अपने उच्चतम विस्तार के समय मुगल साम्राज्य का सुदूर दक्षिणी सीमा जो थी वह बीजापुर तक थी, जो कि कर्नाटक में है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम रियासत कौन था? तो सहायक संधि को जो स्वीकार किया था वह प्रथम रियासत था हैदराबाद का निजाम। फोर्ट विलियम कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय किस एक्ट द्वारा बना था? तो फोर्ट विलियम कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बना था। गदर पार्टी का शुरुआती नाम क्या था? तो गदर पार्टी का शुरुआती नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, यानी 13 का आंसर सी हो जाएगा। 14 साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। उड़ीसा एक अलग प्रांत बंगाल से अलग होकर कब बना था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अंगूर की कृषि किस प्रदेश की विशेषता है? तो अंगूर की कृषि जो विशेषता है वह है भूमध्य सागरीय प्रदेश की। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की आयु जो ऑप्शन है उसके अनुसार से हो जाएगा 4.5 अरब वर्ष, यानी ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता से संबंधित नहीं है? तो जैव विविधता से जो संबंधित नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानिक विभिन्नता। बाकी आनुवांशिक विभिन्नता, प्रजातीय विभिन्नता और पारिस्थितिक तंत्रीय विभिन्नता ये जैव विविधता से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, ओजोन लेयर, यानी समताप मंडल, 19 का सी। विश्वा, निम्नलिखित में से कौन सी निक्षेप क्रिया टिलाइट का निर्माण करती है? तो टिलाइट का जो निर्माण करती है वह है हिमनद निक्षेपण, यानी ग्लेशियर डिपोजिशन। निम्नलिखित में से कौन
अनाच्छादित प्रक्रिया का भाग नहीं है। तो जो अनाच्छादित यानी डिनडेशनल प्रोसेस का जो भाग नहीं है वह हो जाएगा यहाँ पे अपक्षेप, बृहत्क्षरण, परिवहन और अवसादन में वह हो जाएगा यहाँ पे परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। फ्रेंड 21 को हम लोग फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनाच्छित प्रक्रिया का भाग नहीं है। तो जो अनाच्छित प्रक्रिया का भाग नहीं है वहाँ पे परिवहन अवसादन हो जाएगा यानी सेडिमेंटेशन। 21 का आंसर डी हो जाएगा। 22वां भारत में हरित क्रांति सफल नहीं हुआ। कौन क्षेत्र में भारत का हरित क्रांति जो सफल नहीं हुआ था? जो यहाँ पे दिया हुआ है ब्यास घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, कावेरी घाटी और सतलज घाटी। इनमें जो हरित क्रांति जो सफल नहीं हुआ वह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र घाटी यानी 22 का बी। जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी प्रतिशत है? तो फ्रेंड अभी जो हम लोग का 15वीं जो जनगणना जो हुआ था 2011 में, अभी 2021 में जो 16वीं होने वाला वो अब तक हुआ नहीं है। उसमें जो भारत की जनसंख्या का प्रतिशत है वह है 17.5%। यह जनगणना एक ऐसा टॉपिक है कि इससे हमेशा लगभग क्वेश्चन पूछता है। अभी जो 69वीं बीपीएससी हुआ था उसमें भी इससे 2-3 क्वेश्चन था। बिहार सीरियल जो हुआ था उसमें भी था। अभी झारखंड सीरियल है तो उसके लिए भी एक अति महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन होने वाला है यानी जनगणना 2011। इसमें यह स्टेट से रिलेटेड और सेंटर से रिलेटेड दोनों से कम 2-3 क्वेश्चन आने का चांस है। आप सब एक बार इसे अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का भारत विश्व में सबसे ज़्यादा निर्यात में योगदान देता है? तो कृषि उत्पाद यानी एग्रीकल्चरल गुड्स। निम्न में से कौन व्यावसायिक नगर नहीं है? तो जो व्यावसायिक नगर नहीं है वह या वर्ल्ड इकोनॉमिक से संबंधित यह क्वेश्चन है। इसका आंसर जाएगा अदिस अबाबा। 26 निम्नलिखित में से किसने ड्राफ्टिंग समिति को ड्रिफ्टिंग समिति बोला था? तो ड्राफ्टिंग समिति जो बोला था वह थे नजीरुद्दीन अहमद। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार जो लिया गया है वह कनाडा देश से लिया गया है। निम्नलिखित में से संविधान के किस प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है एवं इसमें राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है? यानी संविधान के किसी भी प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत द्वारा इसे संशोधित किया जा सकता है लेकिन राज्यों का सहमति की आवश्यकता नहीं हो जाएगा। तो वह हो जाएगा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। 29 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 का तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर सह राज्य का दर्जा पूछता तो फिर 35वां संविधान संशोधन जाता। द्वितीय प्रशासनिक आयोग का कौन सा यानी रिपोर्ट शासन में नैतिकता की बात करता है? तो द्वितीय प्रशासनिक आयोग का जो रिपोर्ट है जो नैतिकता की बात करता है वह हो जाएगा चौथी रिपोर्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की थी? तो लोकायुक्त संस्थान की स्थापना सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ था। नागरिक घोषणा की अवधारणा की सबसे पहले किस वर्ष में व्यक्त किया गया था? तो नागरिक घोषणा की अवधारणा का सबसे पहले जो व्यक्त किया गया था 1991 में। किसकी अनुशंसा के बाद भारत में 1970 में कार्मिक विभाग का गठन हुआ था? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर भारत में 1970 में कार्मिक विभाग का गठन हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत से संबंधित है? तो ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत से जो संबंधित है आर्टिकल वह हो जाएगा आर्टिकल 243 का जे। निम्नलिखित में से किस कमेटी ने पंचायती राज के द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की है? तो द्विस्तरीय पंचायत समिति। फ्रेंड ये इसमें 2 ही क्वेश्चन लगभग ज़्यादा पूछने का चांस रहता है, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। तो अशोक मेहता, 2 नाम आया अशोक और मेहता, तो ये द्विस्तरीय। इसी में अगर पूछता बलवंत राय मेहता तो बलवंत राय मेहता, 3 नाम आए तो त्रिस्तरीय। तो अशोक मेहता 1977 में और बलवंत राय मेहता बलवंत राय मेहता समिति जो कि त्रिस्तरीय से संबंधित है वो 1957 में। अगर इसमें अगर द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय में इसी वाला याद करने का दिक्कत है तो अशोक मेहता समिति 1957, तो 1977 यानी 3 का मल्टीपल में 1957 यानी 1957 यहाँ से याद कर सकते हैं। आर्थिक विकास के प्रकार क्या है? तो आर्थिक विकास का जो प्रकार है वह है प्रगति और वृद्धि, यानी ऑप्शन
4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ऑप्शन, 3 और 4 दोनों हो जाएगा इसका आंसर। यानी आर्थिक विकास का जो प्रकार है वह प्रगति और वृद्धि हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37, विकास के मापदंड क्या है? तो जो विकास का मापदंड है वह है पर्यावरण संतुलन और सामाजिक एवं आर्थिक सूचक। तो ये हो जाएगा दोनों, यानी पर्यावरण संतुलन, यानी ऑप्शन डी में हो जाएगा। ऑप्शन डी में है चौथा और पहला, तो सामाजिक एवं आर्थिक सूचक और पर्यावरण संतुलन, ये है हो जाएगा विकास के मापदंड। नेक्स्ट, संधारणीय टिकाऊ आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण मापक क्या है? तो संधारणीय टिकाऊ का जो महत्वपूर्ण मापक है वह है तकनीकी, अल्पीकरण, पुनर्योग, रिसाइकल दृष्टिकोण, संसाधनों का उपयोग तथा जीवन गुणवत्ता में वृद्धि। ये सभी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। भारत का विदेशी व्यापार क्षेत्र क्या है? तो भारत का जो विदेशी व्यापार क्षेत्र है वह आयात और निर्यात दोनों में से संबंधित है, यानी एक जाएगा ऑप्शन आयात और निर्यात दोनों। भारत में 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था पहली बार वह हुआ था 19 जुलाई 1969 को, और जबकि 6 राष्ट्रीय बैंकों का और जो नवी राष्ट्रीयकरण हुआ था, 6 बैंकों का व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 में। लेकिन फर्स्ट जो व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को पहला बार, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? यानी LIC की स्थापना, ये भी स्थापना से दे दिया गया है, तो सितंबर 1956 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 28 अगस्त 2014 को। भारतीय सरकार द्वारा आर्थिक सुरक्षा की ओर कब कदम उठाए गए थे? तो PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 1991 में यह अपनाया गया था, जिसमें कि मुख्य अर्थशास्त्री जो भूमिका निभाए थे वह थे मनमोहन सिंह। इनमें जो थ्योरी दिया गया था LPG यानी उदारीकरण, इसमें जो LPG का थ्योरी दिया गया था उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। 45, भारत सरकार ने विश्व व्यापार समझौते पर कब हस्ताक्षर किए? तो भारत सरकार ने विश्व व्यापार समझौते पर जो हस्ताक्षर किए थे वह 1 जनवरी 1995 को किए थे। निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मिट्टी के तेल के एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या हो जाएगी? तो फ्रेंड, हम लोग ये जनरल जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ मिट्टी के तेल की जगह पहले पूछा जाता था क्वेश्चन, उसमें पानी एक गिलास में या कोई भी बर्तन में पानी रहता था, उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल देने पर क्या प्रभाव रहता था वो पूछा जाता था। तो जो कि यहाँ पे मिट्टी का तेल पूछा है, तो मिट्टी का तेल में हो जाएगा जब बर्फ पिघलेगा तो उसका सतह हो जाएगा मिट्टी का तेल, वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पानी पूछता तो फिर जस का तस रहता, यानी सेम। 49, रेडियो, टेलीविजन तथा सेलफोन में सूचनाएं ऑप्टिकल फाइबर द्वारा किस रूप में भेजी जाती है? तो रेडियो, टेलीविजन तथा सेलफोन में सूचनाएं ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा जो भेजी जाती है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू। निम्न में से कौन न्यूरॉन का भाग नहीं है? तो निश्चल निकाय न्यूरॉन का भाग नहीं है, बाकी एक्सॉन, डेंड्राइट और सिनेप्स गैप ये न्यूरॉन का भाग है। न्यूरॉन जो कि तंत्रिका तंत्र का यूनिट है। कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कार्डियोलॉजी, कार्डियो से होता है हृदय, यानी हार्ट का मेघ संगणना सेवाएं सम्मिलित नहीं करती है। तो मेघ यानी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस किसका संगणन नहीं करती है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विस है वह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आवंटन यानी अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सम्मिलित नहीं करता है। बाकी इसका इंग्लिश में हम लोग देखेंगे तब ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। क्वेश्चन था क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस डू नॉट इंक्लूड, तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विस है वह इंक्लूड नहीं करता है अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। बाकी जो इंक्लूड करता है वह इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये तीनों को इंक्लूड करता है। अगला क्वेश्चन भी कंप्यूटर से है जो कि अभी बहुत ज़्यादा ये पूछा भी जाता है और अभी ये ट्रेंड में भी है। अगली पीढ़ी की 5G प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस आवृत्ति बैंड का प्रयोग करेगी? तो 5G टेक्नोलॉजी जो यूज होगा उसमें जो फ्रीक्वेंसी बैंड होगा
वह हो जाएगा फ्रीक्वेंसी बैंड 1 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज ऑफ UHP के बीच में। आम टेलीफोन का इंटरनेट के रूप में प्रयोग निम्न में से क्या कहलाता है? तो वॉइस नेट कहलाता है। झारखंड राज्य का औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 140 सेंटीमीटर हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे मिलीमीटर में बदल दिया तो यहाँ पे 1400 मिलीमीटर हो जाएगा। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग स्थित है, तो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद में स्थित है। झारखंड राज्य की औसत फसल सघनता कितना है? 135%। न्यूट्री सीरियल्स से तात्पर्य क्या है? तो न्यूट्री सीरियल से जो तात्पर्य है वह हो जाएगा छोटे अनाज। अत्यधिक सूखा सहन करने वाली फसल क्या है? तो अत्यधिक सूखा सहन करने वाली जो फसल है मूंग, बाजरा, ज्वार, गेहूं में जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार से ज्वार हो जाएगा। झारखंड राज्य में किस फसल का अधिक क्षेत्रफल में उत्पादन होता है? तो धान। हो भाषा के वरांग क्षिति लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो वरांग क्षिति स्क्रिप्ट का जो लैंग्वेज है हो का उसका लिपि का जो डेवलप किए थे वो लौको बोदरा। झारखंड की कौन सी जनजाति जनीय शिकार की प्रथा को हर 12 वर्ष में मनाती है? तो ये मनाती है असुरजही उरांव जनजाति। सरदारी लड़ाई अंततः किस आंदोलन में समाहित हो गई थी? तो सरदारी लड़ाई अंततः बिरसा मुंडा के आंदोलन में समाहित हो गया था, यानी बिरसा आंदोलन। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का संकलन संपादन किसने किया था? तो G.A. ग्रियर्सन ने किया था। झारखंड का कौन सा क्षेत्र प्रमुख रूप से छऊ नृत्य से जुड़ा हुआ है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सरायकेला खरसावां। 1837 में कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट के निर्माण के श्रेय में किसे दिया जाता है? तो कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट का निर्माण 1837 में जो किए थे वह कैप्टन थॉमस विल्किंसन के सहयोग से हुआ था। वर्ष 1909 में छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी किसने प्रारंभ किया था? तो छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो कि 1909 में प्रारंभ किया गया था वह J.B. हॉफमैन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने खेरवाड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो भागीरथ मांझी। 1874 में सिम्बो में हरिबाबा आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? 1931 में दुक्का हो। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा समूह यात्रा नृत्य प्रदर्शित करती है? तो स्त्री और पुरुष दोनों का एक साथ सामूहिक नृत्य है ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड, ये जब हम अपना करंट अफेयर वीडियो अपलोड किए थे सेंट्रल वाला में, उसमें भी ये क्वेश्चन डाला हुआ था, तो सूरी नाम का हो जाएगा। बाकी फिजी, पलाव और पापुआ न्यू गिनी का जो सर्वोच्च सम्मान है वो PM मोदी को दिया गया है। अगला, जून 2023 में भारतीय नौसेना और DRDO ने हैवी वेट टारपीडो का उपयोग करके पानी के नीचे एक लक्ष्य को सफलतापूर्वक मारा और नष्ट किया है। वह किसके सहयोग से ऐसा किया था? तो जो ऐसा किए थे वह वरुणास्त्र के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अनुसार PM मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी योजनाएं की शुरुआत की। मिष्टी योजना के संदर्भ में यह योजना किससे संबंधित है? तो ये भी क्वेश्चन हम करंट अफेयर वाला में करवाए हैं, वीडियो दिया हुआ है प्लेलिस्ट में भी। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसका अलग से बनाया हुआ है करंट अफेयर का वीडियो, जो नहीं देखेंगे वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और इस जो वीडियो अभी बन रहा है इसका अगर किन्हीं को चाहिए तो इसका टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है वीडियो के नीचे, जाके टेलीग्राम में देख लीजिएगा और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। तो यह मिष्टी जो योजना था वह मैंग्रोव वन से संबंधित था, यानी 73 का ये जाएगा आंसर। विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 17 जून से 25 जून 2023 तक जो हुआ था वह किस शहर में हुआ था? तो वह बर्लिन में हुआ था। जून 2023 में नोवाक जोकोविच ने 2023 फ्रेंच ओपन का खिताब जो जीता था वह कितना नंबर का था? फ्रेंड, ये भी हम एक करंट अफेयर का एक पार्टिकुलर वीडियो अपलोड किया हुआ है ग्रैंड स्लैम से संबंधित। नोवाक जोकोविच जो कि 2023 का 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम जीते थे, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन नहीं जीते थे, फिर अमेरिकन जीते थे। यानी जो ये जीता था ये कुल 24 अब तक जीत चुका है, तो 24वां लास्ट वाला जीता था वो अमेरिकन था। तो यहाँ पूछा है फ्रेंच ओपन तक, तो फ्रेंच ओपन तक जो जीता था वो 23वां क्रम का हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम का एक सीक्वेंस भी होता है याद करने का। अफवाह, ए से ऑस्ट्रेलियन, F से फ्रेंच, W से विंबलडन और A से फिर लास्ट में USA। 76 विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 का थीम क्या है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 का जो थीम है वह है सभी के लिए सामाजिक न्याय और बाल श्रम समाप्त करें। गीता प्रेस गोरखपुर को किस वर्ष के लिए गांधी शांति पुरस्कार से चुना गया है? करंट अफेयर
का ये है 2021 के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट, ये भी हम एक वीडियो में ये भी अब डाला हुआ है सभी का, जो क्या होता है संयुक्त अभ्यास करके उसका एक वीडियो, उसमें भी ये पूरा हम कराए हुए हैं। फ्रेंड आने देख रहे हैं कि मेरा जो भी करंट अफेयर का कुछ कुछ वीडियो में जो बनाए हुए हैं पार्टिकुलर या फिर कम्युनिटी पोस्ट में जो चैनल में भी जो करंट अफेयर अपलोड किया उससे भी देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे मैच कर रहा है। तो कॉन्क्वेस्ट जो अभ्यास हुआ था 2023 में भारत और मंगोलिया के बीच। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में लगातार 5वें वर्ष समर्थ श्रेणी के तहत शीर्ष कॉलेज के रूप में उभरा है? तो ये IIT मद्रास। एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना के बारे में निम्नलिखित में से विचार करें। ये यहाँ कूट पे दिया हुआ ये क्वेश्चन, तो इसका तीनों सही हो जाएगा। अन्य या केंद्र प्रायोजित योजना है। कुपोषण के अंतर्राष्ट्रीय चक्र को तोड़ने के लिए इसे 1975 में लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया था, ये भी सही हो जाएगा। 81 ये भी कूट में है। पवन ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है, ये सही हो जाएगा। 81 का पहला आने सही होगा। पवन ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 6000 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता है, ये गलत है। तमिलनाडु पवन ऊर्जा का सबसे अच्छा उत्पादक है, ये सही है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है 1 और 3, तो आने डी जाएगा इसका आंसर। उत्तर में से कोई नहीं। ई रूपी के रूप में निम्नलिखित पर विचार करें। तो ये रूपी जो आया हुआ है उसको हम लोग, आप यहाँ पे ऑप्शन देखना है। ई रूपी मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है जो लाभार्थियों को SMS या QR कोड के रूप में उसके फ़ोन पर मिलता है, ये सही है। ई रूपी के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। ई रूपी किसी भी प्रकार के बेसिक फ़ोन पर ऑपरेट किया जा सकता है, ये भी सही, यानी तीनों इसका सही हो जाएगा। G20 की स्थापना कब हुआ था? ये इसका भी G20 का भी हम पार्टिकुलर एक वीडियो बनाए हुए हैं। यहाँ से देखिए दोनों क्वेश्चन 83 और 84 ये दोनों भी मेरा उस वीडियो में है। G20 की स्थापना 1999 में हुआ था अर्जेंटीना में। अभी जो भारत में G20 हुआ था वह 18वां कर्म का हुआ था। 19वां कर्म का 2024 में जो हो जाएगा वह ब्राज़ील में होगा। भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो वन फैमिली वन वर्थ वन फ्यूचर यानी वासुदेव कुटुंबकम के थीम पर आधारित था ये। एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। SCO यानी संघाई सहयोग कॉरपोरेशन का मुख्य उद्देश्य देशों के बीच किन मुद्दों पर सहयोग उत्पन्न करना है? तो संघाई सहयोग संगठन का, जो कि इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, संघाई में ही है। इसका जो मुख्य जो मुद्दा है वह क्या क्या है वो देखना है। तो पहला है सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान करना, ये भी सही है। आतंकवाद का मुकाबला करना, ये भी सही है। आर्थिक सहयोग करना, ये भी सही है, यानी इसका तीनों सही हो जाएगा 85 का। फ्रेंड इसका तीनों नहीं हो जाएगा। संघाई सहयोग कॉरपोरेशन जो केवल आर्थिक सहयोग से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी जाएगा इसका। 86 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में जो कथन सही है वह चूज करना था। केवल भारत के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त। फ्रेंड एक क्वेश्चन में देखिए पे हिंदी में दिया हुआ है कौन कथन सही है, और जबकि इंग्लिश में दिया हुआ है कौन कथन सही नहीं, यानी नॉट करेक्ट। तो फ्रेंड हम लोग देखते हैं कि जब भी ये सब आता है क्वेश्चन में तो हम लोग इंग्लिश वाला को बेसिक मान के चलते हैं, तो उसके अनुसार से हम लोग देखेंगे जो कि नॉट करेक्ट है वो। तो यहाँ पे जो नॉट करेक्ट है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अध्यक्ष और सदस्य 5 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले वो पद पर बने रहते हैं, यही गलत हो जाएगा क्योंकि 65 वर्ष की आयु नहीं 70 साल की आयु तक ये रहता है। बाकी जो भी था ऑप्शन ए, सी और डी ये सही है। ऑप्शन ए में था ये केवल भारत के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को इसके पद के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में था या किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्वतः जांच नहीं कर सकता, ये भी सही है। तो इंग्लिश के मुताबिक यहाँ पे मारेंगे नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन बी जाएगा। 87
फिर मानवाधिकार आयोग से दे दिया, उसमें सेंट्रल वाला था, अब स्टेट वाला दे दिया है। पहला है इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। बिल्कुल सही। पद पर बने रहने पर अध्यक्ष अथवा सदस्य किसी राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के अधीन आगे रोजगार के लिए अयोग्य होगा, ये भी सही हो जाएगा। आने ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, सी ए और डी, एक और दो दोनों। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मानव बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत संरक्षित नहीं है, यानी MAB में जो नहीं सही है उसको हम लोग देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में जो सही नहीं है वह कौन संरक्षित है वो देखना है। तो अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व ये है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये भी है, अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व ये भी है, यानी तीनों हो जाएगा। तो दो जाएगा आंसर, यानी 1, 2 और 3, चौथा नहीं होगा। शेष चल्लम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व ये मैप में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन वेटलैंड से संबंधित है जो कि कूट पे ये भी क्वेश्चन है 89 नंबर। इसमें जो है वो देखना है, एक आर्द्रभूमि को कमजोर लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों या खतरे वाले पारिस्थितिक समुदाय का समर्थन करना चाहिए, ये सही है। आर्द्रभूमि को नियमित रूप से 200 या उसके अधिक जल पक्षियों का समर्थन करना चाहिए, ये गलत है। एक आर्द्रभूमि को पौधे और पशु प्रजातियों को उनके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरण में समर्थन देना चाहिए या प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान आश्रय प्रदान करना चाहिए, ये सही है। एक आर्द्रभूमि को नियमित रूप से जल पक्षियों की एक प्रजाति या उपप्रजातियों की आबादी के रूप में कम से कम 1% व्यक्ति का समर्थन करना चाहिए, ये भी सही है। यानी पहला, तीसरा और चौथा सही है, यानी ऑप्शन डी। अगला जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी इन्वायरमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज में जो सही है उसको हम लोग देखना था 90 नंबर। IPCC की स्थापना 1998 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा की गई थी, गलत है। यह मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है जो हर साल प्रसारित करता है, यह भी गलत है, यानी ना 1 और ना 2। अगला शहरीकरण के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनसंख्या ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ती है जिससे शहरी बुनियादी ढांचे और संसाधनों का अत्यधिक बोझ पड़ता है, सही। रोजगार उन कारकों में से एक है जो ग्रामीण आबादी को शहरी क्षेत्रों में लाता है, यह भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों। 1992 नंबर क्वेश्चन 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक के दूसरे संस्करण का मेजबान कौन सा राज्य किया है। तो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक जो हुआ था 2022 में उसका मेजबानी जो किया था वह मेघालय किया था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो ये खेल एंड खिलाड़ी से संबंधित है, बजरंग पुनिया इसका आंसर हो जाएगा। आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किसके नेतृत्व में किया जाता है। तो राज्य स्तर पर, ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे राज्य स्तर पर पूछा था तो भारत के प्रधानमंत्री होता है इसका आंसर। 95 निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति थे। तो ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। 96 निम्नलिखित में से कौन से आयाम गरीबी के आकलन की महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जो गरीबी आकलन का महत्वपूर्ण स्थान रखता है वह हो जाएगा आय और उपभोग का स्तर और सामाजिक राजनीतिक असुरक्षा, यानी 96 का आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका मतलब जो दिया हुआ है आय और उपभोग का स्तर, सामाजिक संकेतक और सामाजिक राजनीतिक असुरक्षा। तो आय और गरीबी के आकलन में जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है वह हो जाएगा केवल दूसरा और तीसरा, यानी सामाजिक संकेतक और सामाजिक राजनीतिक असुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी वित्त पोषण के संदर्भ में हेलीकॉप्टर मनी शब्द की सबसे अच्छी तरह से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो हेलीकॉप्टर मनी जो है वह उसका होता है मतलब मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी मात्रा में नया पैसा मुद्रित और जनता के बीच वितरित किया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे हेलीकॉप्टर आसमान से आपूर्ति बिखेरता है, आसमान आपूर्ति बिखेरता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 97 का।
98वें आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार 2022 की क्षेत्र के शोध के लिए उनके 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया था। फ्रेंड नोबेल का वीडियो भी हम डाले हुए 2023 का, यहाँ पे 2022 वाला पूछ दिया था, जिसको कि 2023 वाला देखना है वो देख लीजिएगा। ट्रिक के साथ ये वीडियो हम लोग बनाए हुए हैं। इसका जो 98 का आंसर जाएगा वो हो जाएगा बैंक और वित्तीय संकट के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक क्षेत्र में 2022 के लिए। 99 भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के बारे में कौन सा सही है उस पर हम लोग विचार करना है, सॉरी कौन सा सही नहीं है वो देखना है। तो भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 तक सीमित है, ये सही हो जाएगा। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत प्रदान किया जाता है, इसका ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन, पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित किए थे, केवल एक बार निलंबित किए गए थे। तो ये फ्रेंड यहाँ पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधियां हैं, उपाधियां ये नहीं है, गलत हो जाएगा। पद्म पुरस्कार जो वर्ष 1954 में स्थापित हुआ था केवल एक बार निलंबित किए गए थे, ये भी गलत है, एक से ज़्यादा बार निलंबित किया गया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 99 का। 100 और आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्व बैंक का हिस्सा है? तो विश्व बैंक का जो हिस्सा है वह है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD जिसका फुल फॉर्म होता है। और दूसरा जो है इसमें हो जाएगा वह है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और चौथा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी मल्टी लेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये चारों हो जाएगा यानी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। 5वां निवेश विवादों को निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ये नहीं हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था जेपीएससी बैकलॉग का जो क्वेश्चन था पेपर 1 का, जिसमें कि हम लोग करंट अफेयर, जनरल जीके, जीएस और साइंस का मिली-जुली रूप था, जो कि 100 क्वेश्चन था। तो फ्रेंड मेरा यह प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आप सबों को अपने पास पहुंचे। और साथ में ही या वीडियो को अगर अच्छा लगे हो तो दोस्तों के साथ या जो भी स्टडी सर्कल है उन सबों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।